नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि इस चैनल के माध्यम से पॉलिटिकल साइंस से संबंधित हमने यहाँ पर श्रृंखलाएं प्रारंभ की हुई है। इसी कड़ी में जो हमने कल देखा था भारतीय राजनीति विचारक के अंतर्गत हमने देखा विनायक दामोदर सावरकर के बारे में हमने चर्चा करी थी। ये कौन है, क्या है, इनके बारे में हमने पूरी तरीके से समझा था। इससे आगे को हम देखते हैं। देखिए, बेसिकली अगर हम सावरकर जी को अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना किसी व्यक्ति विशेष ने अगर देखी थी तो सर्वप्रथम इनके ही द्वारा देखी थी। और इन्होंने 1924 में हिंदू नाम का एक ग्रंथ लिखा या कहीं एक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। और साथ ही अगर मैं बात करूं, जो हमारा जो टॉपिक छूटा हुआ था, हमने कहा था कि जब सावरकर जी को कारावास हुई और जब कारावास हुई और उसके बाद एक विचारधारा उत्पन्न हुई, वो विचारधारा क्या हुई उसके संबंध में हम समझेंगे। और इनके द्वारा कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं रची गई थी। जैसे हमने कहा था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करी तो 1857 में इनके द्वारा लिखी गई थी और 1909 में इसका प्रकाशन हुआ था। और अगर हम बात करें हिंदुत्व की, जब हम बात करते हैं 1924 में इन्होंने हिंदुत्व नामक एक पुस्तक लिखा। और हिंदू पदा शाही एक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी, वो 1925 में। और आपको मैं बता दूं, इनके द्वारा मित्र मेलों का आयोजन किया गया था। या मित्र मेलों का जो संगठन का जो इन्होंने आयोजन किया था, ये 1899 में इन्होंने किया। इन्होंने गुप्त क्रांतिकारी संगठन का भी निर्माण करा और साथ ही अगर कहें अभिनव भारतीय सोसाइटी की जो स्थापना की। इस सोसाइटी का जो मेन उद्देश्य था, ब्रिटिशरों को भारत से उनका अस्तित्व समाप्त कर देना था, उनको इस देश से खिदेड़ देना था। और हिंदू गौरव को बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत ढेर सारे कार्य किए। और साथ ही अगर मैं बात करूं, इनके द्वारा इनको जब जेल हुई थी, जब मैं इनकी जेल की बात कर रहा हूं, सेलुलर जेल में इनको रखा गया था। और साथ ही 1937 से 1943 तक इन्होंने ये इस जेल में रहे। और इन्होंने अगर मैं बात करूं, एक जो मैंने कहा था शुद्धि आंदोलन को इन्होंने क्या किया था, शुद्धि आंदोलन का भी सूत्रपात किया था। और ये शुद्धि आंदोलन क्या था? शुद्धि आंदोलन इसका मतलब ये होता है कि जिन लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा था उन लोगों को हिंदू धर्म में उनको वापस लाना, ये इसका जो ये शुद्धि आंदोलन था इसका मतलब था। जब मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हमारा जो टॉपिक छूटा था कि इनका जो कारावास और इनकी जो विचारधारा के बारे में बात करेंगे, विचारधारा, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेंगे। इस टॉपिक को मैं समझा रहा हूँ, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके ये परीक्षा में आएगा। देखिए, जब हम कह रहे हैं कि कारावास और इनकी जो विचारधारा रही, तो जब ये कारावास में थे उस दौरान इन्होंने क्या सावरकर ने क्या किया, हिंदू को जो हिंदुत्व था, उन्होंने हिंदू कौन है ये किताब लिखी। और हिंदू राष्ट्र विचारधारा की जब हम बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र विचारधारा के लिए इन्होंने बहुत बड़ा योगदान रहा। और हिंदू विचारधारा के लिए जो मैंने कहा कि हिंदुत्व नामक जो पुस्तक लिखी थी, कहीं ना कहीं इसमें हिंदुओं को एक सूत्र में पिरोने का ये कार्य करा कि जो हिंदुओं के बीच जो गैर बराबरी है उसको दूर करके अस्पृश्यता को दूर करने का इन्होंने कार्य करा, उनको ध्यान केंद्रित इनके द्वारा लिखित है। और जब मैं कह रहा हूँ कि इनके द्वारा कुछ प्रमुख रचनाएं लिखी गई थी, वीर सावरकर की कुछ प्रसिद्ध किताबों के बारे में बात करूँ तो जैसे कि आप सभी को पता है कि वीर सावरकर की जब हम बात करते हैं तो ये एक महान लेखक, साहित्यकार और राजनीतिक विचारक थे। और इनके द्वारा जो प्रमुख जो रचनाएं लिखी गई थी, देखिए, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुआ था, आप सभी को पता है, 1857 के विरोध में एक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। और सबसे बड़ा ये आंदोलन या कहें ये युद्ध माना जाता है। और हिंदुत्व नामक एक पुस्तक लिखी। और हिंदुत्व नाम की जो पुस्तक लिखी गई, हिंदू पहचान पर एक ये पुस्तक है। हिंदुत्व की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदुओं की एक पहचान, ये पहचान के लिए, ठीक है, ये इस पुस्तक को हिंदू के पहचान के लिए जाना जाता है, इस चीज को समझिएगा। और साथ ही माजी जममेथ करके एक थी, कहने का मतलब है कि मेरी जीवन की सजा, एक इनके द्वारा ये लिखी गई थी, याद लिख लीजिए, मेरी जीवन की सजा नामक पुस्तक भी इनके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। अब ये जो पुस्तक थी, इस पुस्तक में अगर हम बात करें तो इसमें
एक आत्मा, इनकी जो आत्मकथा, अगर हम इसको एक आत्मकथा के रूप में हम इसको समझते हैं। और जब ये अंडमान निकोबार द्वीप में जब इनको सेलुलर जेल में जब रखा गया था तो यहाँ पर इन्होंने कविताएं भी रची और कविताएं रचने के लिए लेखन सामग्री की कमी जब इनको हुई, ये एक तो लेखक के रूप में भी थे, जब इन्होंने सेलुलर जेल में जब चीज़ें लिखी और उसके पश्चात इनको वहाँ पर जो अपनी कविताओं को लिखने के लिए फिर जो लेखन सामग्री थी वो भी नहीं दिया जाता, तो उसकी भी कमी होने के कारण इन्होंने क्या करा, जो जेल थी, जेलों की दीवारों पर इन्होंने क्या लिखी थी, कविताओं को इनके द्वारा रद्द दी गई थी। और साल आता है 1 फरवरी 1966। हमने कहा कि भैया 1966 को इनको क्या कहते हैं, सावरकर को यहाँ पर भोजन पानी और दवाइयाँ ये को इनके द्वारा त्याग कर इनकी ये इन्होंने कहा कि मैं क्या करूंगा, भोजन भी त्याग दूंगा, पानी भी त्याग दूंगा और दवाइयों को भी त्याग कर मृत्यु तक उपवास करने का इन्होंने क्या था, आत्म निर्णय इन्होंने लिया था। कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण, जैसे हम कहते हैं कि भैया हम किसी चीज को परित्याग कर देंगे, इन्होंने क्वेश्चन बनेगा कब इनके द्वारा किया था, 1 फरवरी, याद रखिएगा 1 फरवरी 1966 को, 1 फरवरी 1966 को इन्होंने ये भोजन हो गया और दवाइयाँ और इत्यादि चीजों को इन्होंने क्या कर दिया, त्याग दिया। और इन्होंने पानी को भी क्या कर दिया, त्याग दिया। और इन्होंने ये फैसला लिया कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं ये इच्छा मृत्यु जैसे आत्मसमर्पण का करने का इन्होंने फैसला लिया। और इनका ये मानना भी था कि भैया एक बार जब कोई व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लेता है ना, तो उसको स्वाभाविक मृत्यु की जो प्राप्ति है या उसकी इच्छा है, प्रतीक्षा है, उसको करने के बजाय अपने जीवन की जो, अगर मैं कहूँ, जो शर्तें हैं उनको समाप्त करना उसको बेहतर समझता है। जब हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन में हमने ये मुकाम देखा, अगर हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए या हमने अब उस मुकाम को अपने पाले, तो हम ये सोच के चलते हैं कि भैया हमने अपने जीवन में सब कुछ कर लिया है, अब हमें एक सही तरीके से मौत आ जाए, ये तमाम चीज़ें सोचते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लेता है तो स्वाभाविक मृत्यु की प्रतीक्षा करने के बजाय वो अपने जीवन को शर्तों और उनको समाप्त करना वो बेहतर समझता है। ये नहीं सोचता है कि मेरी मृत्यु कब होगी, अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करेगा, ये तमाम चीजें इनके द्वारा नहीं सोची गई। इन्होंने सोचा कि यार मैं इससे बढ़िया तो मौत मेरे लिए बेहतर है, तो प्रतीक्षा करना उन्होंने बजाय अपनी शर्तों पर उसको समाप्त करना इन्होंने बेहतर समझा। और साल आता है हम 26 फरवरी 1966 को, 26 फरवरी 1966 को इनका जो निधन हो गया था, वो मुंबई में इनका निधन हो गया था। इस चीज को याद रखें। इनकी विचारधारा अत्यंत मार्मिक रही है, क्योंकि इन्होंने, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं बहुत अधिक कार्य करा, हिंदुओं को एकजुट करने का इनके द्वारा प्रयत्न बहुत किया गया। ठीक है, देखिए दोस्तों, कुछ और आप लोगों को समझा देता हूँ। विनायक दामोदर सावरकर का जो राष्ट्रवाद था, उनकी जो विचारधारा थी, राजनीतिक विचारधारा किस तरीके से थे, सावरकर के बारे में कुछ और चीजें बता देता हूँ, जो कि परीक्षा में अगर यदि पूछे जाते हैं तो आपके वो प्रश्न ना छूटे। जैसे मैंने आपको क्या कहा, जो वीर सावरकर थे, वीर सावरकर क्या थे, बहुआयामी व्यक्ति ये थे और एक स्वतंत्र सेनानी, समाज सुधारक के रूप में जानते हैं, कवि के रूप में जानते हैं और इतिहासकार के रूप में जानते हैं और राजनीतिक नेता के रूप में जानते हैं, दार्शनिक के रूप में जानते हैं। ये सारी चीजें ना एक ही व्यक्ति में समाहित थी। और याद रखिएगा, और मैंने जैसे मैंने आपसे कहा था 1957 के जो विरोध में जो सर्वप्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम जो क्रांति जो हुई थी और उसको जो नाम दिया गया था 1857 का जो विरोध जो हमारे सामने आता है, तो उसको जो नाम, उसका जो नामांकन किया गया था वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो नाम दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया, किसने दिया, ये जो नाम दिया था, ये नाम किसने दिया, वीर सावरकर ने ही तो दिया था। पहले इसको जो माना जाता था 1857 का विरोध इसको माना जाता था। ठीक है, ये चीजें इसको उस समय माना जाता है। तो कहीं ना कहीं जो नाम इत्यादि जो दिया था, ये आपके सावरकर ने ही इस आंदोलन को स्वतंत्रता संग्राम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये नाम इनके ही द्वारा दिया गया था। और अगर हम बात करें हिंदू सभा की, जब हम बात करते हैं हिंदू सभा के, हिंदुओं का एक महान समाज सुधारक के रूप में कहें या एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन और राजनीतिक दल का ये सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभर के समक्ष आए थे। याद देखिएगा, जब हम बात करते हैं दोस्तों, इनकी जब हम विचारधारा की बात करते हैं तो इनकी विचारधारा कैसी रही थी, तो ये समझना अत्यंत अनिवार्य है। क्योंकि विचारधारा, जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के, किसी राष्ट्र के प्रति या किसी
समाज के प्रति या क्या नजरिया है उसकी हम बात करें। अगर इनकी विचारधारा के आधार पर अगर मैं कहूँ कहीं ना कहीं जो ठोस जाति व्यवस्था को इतिहास के कूड़ेदान में फेंकने का भी कार्य किया इन्होंने। देखिए जो जाति जो कठोर जाति जो व्यवस्था थी, कहीं ना कहीं इन्होंने ये इसके पक्षधर नहीं थे। इन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। ये कहते हैं कि भैया जो ये ऐसी कठोर जो जाति व्यवस्था जो है, जो हिंदुओं को कहीं ना कहीं विभाजित करने का कार्य कर रहा है, तो ऐसी जाति व्यवस्था को क्या करना चाहिए, कूड़ेदान में फेंक। कभी क्वेश्चन ये भी बनेगा कि वह कौन सा राजनीतिक विचारक था जिसने कठोर जाति व्यवस्था के खिलाफ अपने स्वर बुलंद करे, वो सावरकर थे, और सावरकर ने कूड़ेदान में फेंकने का ये एक कहीं ना कहीं अपना विचार दिया। तो ऐसे इन्होंने कहा कि इसको फेंक देना था। और उन्होंने कहा कि अंतरजातीय जो भोजन करने पर प्रतिबंध को तोड़ना। देखिए हम जैसे कहते हैं कि यार कोई दलित है या फिर उसके या जो पिछड़ा वर्ग है या यादव है, ओबीसी है, ये ब्राह्मण क्या करते हैं कि भैया इनके घर जाना, इनके वहाँ खाना खाना, ये कहीं ना कहीं अपराध समझते हैं। उच्च जाति के वर्ग के लोग इस तरीके से समझता है। तो इन्होंने ऐसी व्यवस्था को ठुकराने और ऐसी व्यवस्था को प्रतिबंध करना चाहिए, और ऐसी जो रूढ़िवादी सोच है उनको तोड़ने का कहीं ना कहीं कार्य इनके द्वारा किया। ये चाहते थे कि ऐसी व्यवस्था ना हो। और जब हम अगर बेसिकली अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो वैदिक साहित्य को अगर देखें तो वैदिक साहित्य को भी सभी लोग लोकप्रिय बनाना चाहते थे, ना केवल अगर मैं कहूँ किसी विशेष जाति तक। देखिए ये कहते हैं कि जो हमारे जो वैदिक साहित्य है उसको सभी तक पहुंचाना, समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना, और इसको बहुत ज्यादा लोकप्रिय बना देना। और ये केवल किसी विशेष जाति के लिए नहीं है, ये विशेष जाति के लिए तक था। अब हम बात करूं, ये जो वैदिक साहित्य थे किसके थे, स्वर्ण वर्ग, जो जितने भी उच्च वर्ग थे उन्हीं के लिए थे। और जो निम्न वर्ग में जो विभाजित कर दिया गया था जो जाति व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को, जैसे हमने मनु के उसमें देखा था 4 वर्णों की जो बात करी थी, इस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे और शांति के हैं। तो इस तरीके से ये थी। और वैश्विक गतिशीलता की अगर मैं बात करूं तो ये उस पर विश्वास करते थे, और भारतीयों के लिए कहीं ना कहीं विदेशी धरती पर जाने की आवश्यकता पर इन्होंने बल ये देते थे। ये कहते थे कि भैया हमें वैश्विक स्तर पर हमें जाना चाहिए, उधर भी हमें गतिशील रहना चाहिए, हमें ये नहीं कि एक क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए, हमें वैश्विक गतिशीलता में भी ये किया करते थे, विश्वास करते थे। और कहते थे कि भारतीयों के लिए विदेशी धरती पर जाने की आवश्यकता पर इनके द्वारा बल दिया गया है, ताकि वो क्या कर सके, जो दुनिया को श्रेष्ठ चीजें वापस पहुंचा सकें, और जो दुनिया में जो श्रेष्ठ चीजें हैं वो वापस ला सकें। ये चीजें थी। और साथ ही जो भारत से जो चीजें गई हैं उन चीजों को हम वापस ला सकते हैं, और भारत की जो संस्कृति है और उसकी जो विरासत है, उसकी जो खूबसूरती है, वो दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने का ये इनकी विचारधारा थी कि भैया जो हमारी जो संस्कृति है, जब हम यहाँ से अगर हम विदेशी धरती पे जाएंगे, हम अपनी संस्कृति को लेके जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोग हमारी संस्कृति को पहचानेंगे। तो इनके द्वारा जो कहा गया था, बेसिकली मैं जो बात करूँ, ये कहते हैं कि दुनिया की श्रेष्ठ चीजें हम वापस ला सके, और साथ ही भारत की संस्कृति है, उसकी जो खूबसूरती है, उसको क्या करना है, दुनिया के हर कोने तक हम उसको क्या पहुंचा सकते हैं। और इन्होंने कहा कि जो अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना चाहिए। ये नहीं कि भैया अगर कोई शूद्र है तो वो उच्च जाति के वर्ग में भी अपने शादी कर सकता है। अगर मैं मान लो कोई दलित है या कोई ब्राह्मण है तो उनके बीच भी अंतर विवाह होना चाहिए। और साथ ही ये नहीं कि रूढ़िवादी व्यवस्था के जो मानसिकता से हम घिरे रहते हैं तो उससे हमें उठना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब हम इनके द्वारा जो कहा गया था, जो हिंदुत्व राष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो हिंदुत्व, जैसे आपने देखा कि हिंदू राष्ट्र की संकल्पना सजाए हुए सब लोग यहाँ पर कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र की वास्तव में जो परिभाषा जो दी गई थी, जो इनकी द्वारा इन्होंने क्या कि जो हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को एक ही छत के नीचे आना होगा, तभी जाके हिंदुत्व का संकल्पना को क्या करते हैं, साकार कर सकते। जो हमारी संस्कृति है, प्राचीन जो संस्कृति, उस संस्कृति के मेल जोल बढ़ाकर हम क्या करते हैं, जो चीजें हैं जो गैर बराबरी की हैं उनको दूर करके एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे। तो इन्होंने इस तरीके से, जब हम कहते हैं कि इन्होंने अंतर्जातीय विवाह को बढ़ा देने के पक्ष में ये रहे, इन्होंने ये कहा कि भैया
अंतर्जातीय विवाह होना चाहिए, जो रूढ़िवादी चीजें हैं उनको छोड़ देने चाहिए। दुनिया कहाँ से कहाँ बढ़ रही है और हम इन्हीं चीजों में, हमने जब आज की परिदृश्य में अगर देखें, जिस तरीके से हम कहते हैं कि भैया हिंदू राष्ट्र की संकल्पना, इस हिंदू राष्ट्र की संकल्पना इस देश में कभी नहीं हो सकती, हिंदू राष्ट्र कभी स्थापित नहीं हो सकता है। अब मान लीजिए हिंदुओं की ही थोड़ा संख्या अगर हम देखें, बेसिकली अगर हम इस मैप के आधार पर समझें, अब मान लीजिए यहाँ पर 30% अगर हिंदू होंगे, अगर मैं कहूँगा 5% ईसाई होंगे, और इसी तरीके से अगर हम कहें 40% अगर हम कहें जो शेड्यूल कास्ट हैं, या फिर हम कहें आदिवासी हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, पारसी हैं, बौद्ध है, ये अलग अलग धर्म को मानने वाला ये हमारा ये देश है। इसी में ही हमारी संस्कृति और विविधता का कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु ये लेके चल रहा है। तो कुछ लोगों के कारण या उनकी संकल्पना से पूरे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र की संज्ञा में नहीं रखा जा सकता। हिंदू राष्ट्र की संकल्पना जो सावरकर ने सजाई थी वही वास्तव की हिंदू राष्ट्र की क्या है, खूबसूरती है। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखें। जब मैंने कहा कि राष्ट्रवाद पर जब इन्होंने विचार दिया, किसके, हमने कहा था कि राष्ट्रवाद पे इनके द्वारा क्या विचार दिया गया था, इस विचारधारा को भी समझने का प्रयत्न करिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ ही अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, तो मैं आपको नोट्स उपलब्ध करा दूंगा। जब हम कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की जो विचार थी उस पर विचार के युवा अवस्था में विकसित क्रांतिकारी जो प्रतिबद्धता के कारण उन्होंने क्या करा है, उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रवादी छवि बरकरार इनके द्वारा रखी गई, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1910 में इनको गिरफ्तार कर, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि भैया एक राष्ट्रवाद जो राष्ट्र के प्रति जो चेतना इनके द्वारा जगाई गई थी, क्योंकि एक युवा अवस्था में थी, कहीं ना कहीं क्रांतिकारी के प्रति ये प्रतिबद्ध थे, उनके कारण क्या हुआ, एक राष्ट्रवादी इनकी छवि बनी, और छवि जब ये बनी तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इनको 1910 में गिरफ्तार कर लिया गया। और 1941 तक के अगर कहें तो इनका जो ये मुख्य आदर्श वाक्य था, याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि विनायक दामोदर सावरकर का जो मुख्य आदर्श वाक्य क्या है, इसको आप लोग भी नोट कर लीजिए। सारी राजनीति का हिंदूकरण करो और हिंदू धर्म का सौंदर्यकरण करो। याद रखिएगा, फिर से कह रहा हूं, यहां पर आप लिख लीजिए, ये कहते हैं, इसको ध्यान में रख लीजिए, इन्होंने क्या कहा, सारी नीति का हिंदूकरण करो, ये जो शब्द थे इनके द्वारा का, और यहां पे देखिए, और हिंदू धर्म का सौंदर्यकरण करो। जो ये कहा गया था, ये किसके द्वारा कहा गया था, इनका एक आदर्श वाक्य माना जाता है। तो याद रखिएगा, सारी राजनीति का हिंदूकरण करो और हिंदू धर्म का सौंदर्यकरण करो। ये जो शब्द थे, ये शब्द किसके थे, ये थे आपके वीर सावरकर के थे। और अगर मैं कहूँ ना, इसका तात्पर्य था कि भैया अंग्रेजों के साथ कुछ साथ छोड़ दीजिए, ठीक है, और जो एक सूत्र में पिरोने की बात करी गई थी, और साथ ही करके अंग्रेजों के साथ कुछ संयोग की भावनाएं छोड़ दीजिए, सभी लोग एकजुट हो जाइए, ये तरीके से था। और अगर हम कहें भारतीय सेना की अगर बात करें, भारतीय सेना और नौसेना, और साथ ही यहाँ जो हमने 3 हमारे डिफेंस फोर्सेज हैं, अगर उसकी बात करो तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी को बहुत ज्यादा बोरिंग लग सकता है तो आप मत देखिए, क्योंकि आप लोगों के मतलब का नहीं है। जो प्रवक्ता संवर्ग जैसी भर्ती परीक्षा को निकालना चाहता है तो उसके लिए रामबाण है, इतना ध्यान रखिएगा। वीर सावरकर ने कहा था कि जो भारतीय सेना थी, नौसेना थी, या कहें फिर वायु जो सेना थी, उनमें हिंदुओं को स्थायी रूप से क्या करना चाहिए, प्रमुख स्थान सुरक्षित उनके लिए करना चाहिए, और ब्रिटिश सरकार के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने के पक्ष में ये थे। देखिए, एक तरफ से कहीं ना कहीं इन्होंने जैसे कहा ब्रिटिशरों से भी कहीं ना कहीं सहयोग की भावनाएं इनके प्रति थी, और ये कहते थे कि भैया जो अगर हम जो 3 डिफेंस फोर्सेज हैं उनमें भी कहीं ना कहीं हिंदुओं की क्या होना चाहिए, स्थान सुरक्षित होना चाहिए, हिंदुओं को भी उस जगह पर इनके लिए रखना चाहिए। और ब्रिटिश सरकार के साथ इन्होंने क्या किया, सहयोग बढ़ाने के पक्ष में इनकी थी। और इनकी अगर मैं कहूँ ना, जो इनकी जो प्राथमिक स्वतंत्रता नहीं थी, देखिए इनकी जो प्राथमिकता जो थी ना, वो स्वतंत्रता नहीं थी। याद देखिएगा,
अगर हम देखें वैसे हम तो यह कहते हैं कि ये स्वतंत्रता संग्राम राजनीतिक विचारक के रूप में थे, तो बेसिकली अगर इनका दूसरा पक्ष देखा जाए तो इनकी जो प्राथमिकता थी ना वो स्वतंत्रता नहीं थी। याद रखिएगा, इनके जो बल्कि जो मुसलमानों के खिलाफ कहीं ना कहीं ये लड़ाई थी। हमने जब आपसे कहा तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ ये लड़ाई थी। जब मैंने ये कहा कि भैया इनके गांव में क्या हुआ था, जब विनायक ने दामोदर की अगर मैं बात करूं, सावरकर की बात करें तो 1989 में एक स्थानीय युवक का संगठन इन्होंने बनाया, और जब हिंदू और मुस्लिमों का जो युद्ध हुआ था या जो लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो इन्होंने वहां पर एक मदरसे पर ये इन्होंने बहुत ज़्यादा ये मस्जिद पर इन्होंने चढ़ाई करी थी। हिंदू सेना गठित करके इनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करी थी, तो उसके कारण से इन्होंने क्या मित्र मेलों का यहाँ पर आयोजन किया था, याद रखिएगा। और ये चाहते थे कि मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई थी, और जिसके लिए हिंदुओं को सेना और राज्य जो मशीनरी है उसमें अधिक से अधिक पदों पर कब्जा करना होगा, और इसलिए क्या होगा, मुस्लिमों का कहीं ना कहीं तुष्टिकरण किया जाएगा। कहीं ना कहीं जो ये अल्पसंख्यकों की जब हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये एक विशेष धर्म को ये टारगेट करते थे। कहीं ना कहीं मुसलमानों की खिलाफ ही इनकी क्या थी, वास्तविक लड़ाई थी। और जब इन्होंने क्या कहा, अगर सेना में जितने भी पद इन्होंने कहा कि भैया जो हिंदुओं को उनको स्थान प्रमुख रूप से सुरक्षित कर देना चाहिए, तो सुरक्षित क्यों करने की बात करी गई, तो इसलिए कही गई थी दोस्तों, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ इनकी लड़ाई थी। इसके लिए हिंदुओं को क्या था, सेनाओं में और जो राज्य की जो मशीनरी है जहां पर उनके पास पावर आ सके, जिससे कि ये उन लोगों का खात्मा कर या उनको तड़पा सके, तो इसलिए ये अधिक से अधिक मशीनरियों पर कब्जा करना चाहते थे और उच्च पदों पर ये रहना चाहते थे। आज भी अगर आप देखोगे ये हिंदुओं की अगर बात है तो उच्च पदों पर यही लोग बैठे। जब हम बात करते हैं कि इनकी विचारधारा दूसरों की विचारधारा से किस तरीके से भिन्न थी, अगर हम बात करें जितने भी ये राजनीतिक विचारक है ना, इन विचारकों में से जो सावरकर थे, इनकी विचारधारा क्यों अलग रही, तो ये भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि ये पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो पेपर में पूछा जाएगा, तो आपको मैं बता दूं 1942 में पार्टी द्वारा किया गया भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया, जिसमें प्रस्तावित किए जाने के बाद किया गया था, कांग्रेस की जो कार्य समिति थी उसके अधिकांश जो सदस्यों को क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। क्योंकि आपको पता होगा महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को जब इस मूवमेंट को जब प्रारंभ किया गया था, तो ये जो प्रस्ताव जब पारित हुआ उसके बाद कांग्रेस के जितने भी कार्यकारी जो समिति के जो सदस्य थे, अधिकांश जितने भी लोग थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। जैसे नेहरू की बात करूंगा, सरदार पटेल की बात, मौलाना आजाद, और साथ ही जो अन्य जो लोग थे उनको साल है मगर कहूँ जून 1945, याद रखिएगा, जून 1945 तक ना क्या अहमदाबाद जो किले थे उनके सलाखों के पीछे ये पहुंचा दिया था। आप क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ये नेहरू थे या कहीं पटेल थे या फिर आपके जितने भी स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे, इनको जून 1945 को किस जेल में रखा गया था, तो आपको मैं बता दूं, इनको अहमदनगर किले में इनको अहमदनगर किले में रखा गया था। याद रखिएगा, यहाँ पे इनको ये रखा गया था, ठीक है। अब ये जब सलाखों के पीछे गई, तो जब हम राष्ट्रवाद की जो परिभाषा थी ये कहीं ना कहीं उससे अलग थी। ये क्या थी, एक स्वतंत्र और बहुसंस्कृति और साथ ही धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए ये लड़ रहे थे। जहां अगर मैं बात करूं, जहां पर जो समुदाय थे, जितने भी सभी समुदाय थे, समान स्तर पर ये रहेंगे, और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर करना इनकी प्राथमिकता थी। और वे क्या करते थे, अधिक से अधिक अहिंसक तकनीकों का सहारा करते थे। भैया ये नहीं कि भैया हम हिंसा के तकनीकों का प्रयोग करें, हम लड़ाई झगड़ा या उनको मारें, इनको काटें, ऐसा नहीं था। ये जो आंदोलन था कहीं ना कहीं अपने अहिंसा के रास्ते पर चलकर क्या करना था, जो अहिंसा के रास्ते पर चलकर कहीं ना कहीं तकनीकों का सहारा लेकर सफल ये होना चाहते थे। और साथ ही अगर मैं बात करूं दुनिया के इतिहास में कहीं ना कहीं ये एक अनोखी ये उपलब्धि ये थी, क्योंकि हमने अस्त्र उठाने से बिल्कुल भी इनकार कर दिया। हमने कहा कि अगर हमें कोई एक मारे तो हम उसको, गांधी जी का एक फेमस डायलॉग है ना, अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारता है तो अपना दूसरा गाल आगे कर लीजिए। तो इस तरीके की ये दिशा इनके द्वारा बिछाई गई थी। और अगर मैं कहूँ जब मैं इसके विपरीत अगर मैं आपसे बात करूं, तो सावरकर की राष्ट्रधारा के बारे में अगर मैं बात करूं, जो इनके जो दृष्टिकोण था वो कहीं ना
कहीं जाति धर्म पर ही आधारित था। और साथ ही वो चाहते थे कि भैया हिंदू और अन्य समुदाय पर ये हावी हो, और साथ ही जो हिंदू है, जो हिंदू धर्म की, जब हमने हिंदू राष्ट्र की जब मैं बात करता हूँ, ये चाहते थे कि भैया हिंदू क्या करें, जितने भी अन्य जो समुदाय हैं ये उन पे हावी हो जाएं। और उनके अनुसार अगर हम देखें, ये कहते हैं कि वे मिट्टी के पुत्र हैं। ये इनका कहना था कि हम क्या है, मिट्टी के पुत्र हैं और इस भूमि में अपनी पुण्य भूमि ये मानते थे। और साथ ही क्यों मानते थे, अब ये कहते हैं कि भैया ये हमारी माँ है, हम इससे पैदा हुए हैं, ये हमारी क्या है, जागीर है। इस तरीके से चीजें थी। और इनकी जो पहली प्राथमिकता मैंने आपके साथ जो कहा कि भैया हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ और हिंदुओं की रक्षा करना था, मुसलमानों से हिंदुओं की रक्षा करना था। इसके उद्देश्य के लिए इन्होंने क्या करे, अगर मैं कहूँ, जो सैन्य संगठनों का कहीं ना कहीं इनके द्वारा प्रयोग करना शुरू करा गया। और वे महात्मा गांधी की भी, ये जो सावरकर थे ना, एक चीज आपको मैं बता दूं, सावरकर जी जो थे ये गांधी के कटु आलोचक थे। अगर आप देखोगे कालांतर में, अगर आप पढ़ोगे, सावरकर हो गया, गोडसे हो गए, तो इनके ही द्वारा तो महात्मा गांधी को मरवाने का कार्य किया गया था कहीं ना कहीं। ठीक है, तो गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी। ये जो रणनीति जो बनाई गई थी वो बहुत लंबे समय से ये चल रही थी। ठीक है, अगर आप लोगों को अगर पता नहीं होगा तो अगर विस्तार से अगर जिस दिन पढ़ोगे तो उस दिन आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें इसमें दी गई थी। ठीक है, ये मुसलमानों के खिलाफ थे और कहीं ना कहीं तो गांधी जी के कटु आलोचक ये थे। और उनके अगर इनके तरीकों से ये दिखावा करते थे, ये कहीं ना कहीं उनके तरीकों को कहीं ना कहीं दिखावा मानते थे। गांधी जी के जितने भी चीजें थी ना जो गांधी जी करते थे, और जब हम गांधी की विचारधारा को पढ़ेंगे तो उसमें कुछ अलग चीजें पढ़ेंगे। जब हम सावरकर के दृष्टिकोण से देखें तो ये कहते हैं जो गांधी जी की क्या जो तरीके हैं वो कहीं ना कहीं दिखावटी हैं। उनके खिलाफत आंदोलन के दौरान क्या हुआ, मुस्लिमों का तुष्टिकरण के लिए गांधी जी को की भी इन्होंने आलोचना की। देखिए, खिलाफत आंदोलन के अंतर्गत अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं गांधी जी पे इन्होंने तुष्टिकरण का आरोप लगाया और इनकी वहां पर आलोचना की। और 1942 की जब हम बात करें, जब भारत छोड़ो आंदोलन का जो विरोध किया गया था, तो उस पर क्या किया था, महात्मा गांधी की हत्या की साजिश जिसमें हुई, तो भैया इनको शामिल हुए और इन पे आरोप लगा था कि भैया कि इन्होंने ही महात्मा गांधी की हत्या करने के लिए गोडसे को इनकी फील्डिंग बस बिछाई हुई थी। और बाद में क्या हुआ, जो सबूत थे वो सबूत पर्याप्त नहीं होने के कारण इनको बाद में क्या कर दिया गया, बरी कर दिया गया। क्योंकि इनके पास पूरे जो अदालत में क्या हुआ, पूरी तरीके से सबूत जब नहीं मिले तो कहीं ना कहीं इनको बरी कर दिया गया। तो याद रखिए, अब इनका एक अन्य योगदान की अगर मैं बात करूं तो इनका क्या योगदान रहा, अगर हम देखें तो इस राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत जो सावरकर की अगर मैं योगदान की बात करूं, हमने कहा कि मित्र मेला का इन्होंने क्या करा, एक मित्र मेला बना, इन्होंने एक युवा संगठन को बनाया जिसमें मित्र मेला की क्या कहे, मित्रों का समूह ये था, मित्र समूह के नाम से इसे जाना जाएगा। ये जो संगठन था कहीं ना कहीं राष्ट्रीय क्रांति विचारधारा को कहीं ना कहीं पनपाने का कार्य करा। और इन्होंने जेल में रहते हुए लेखन का कार्य करा। और जेल के दौरान अगर कहें, जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 लिखा इनके द्वारा, इन्होंने हिंदू कौन था वो लिखा। और ये भी लिखा कि हिंदू कौन है, इसमें लिखा कि जो हिंदुत्व की बात करें, हिंदूपन की बात करी, और हिंदू शब्द जो गढ़ा गया तो इन्हीं के द्वारा, हिंदूपन का जो शब्द गढ़ा गया ना, वास्तव में अगर आप देखोगे इनके द्वारा। और इन्होंने जो भारतीय संस्कृति को कहीं ना कहीं हिंदुओं का अभिव्यक्ति के रूप में इन्होंने परिभाषित किया कि भैया हिंदू की जब हम बात करते हैं तो ये हिंदू की जो अभिव्यक्ति को कहीं ना कहीं इन्होंने सजोने का कार्य किया। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो जब इन्होंने इस चीज को ये किया तो कहीं ना कहीं इन चीजों को परिभाषित करने की कोशिश की। और साथ ही अवधारणा थी कि भैया हिंदू तो जो विचारधारा है या हिंदू राष्ट्रवादी जो विचारधारा था, कहीं ना कहीं उसका ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने अपनी जो पुस्तक थी हिंदुत्व की बात करें तो हिंदू और मुसलमानों को दो अलग अलग इन्होंने बताया और द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को इन्होंने स्थापित किया। कभी क्वेश्चन पूछे जाएगा द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की स्थापना किसके द्वारा करी, तो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की जो स्थापना की थी वो आपके सावरकर ने की थी। 1937 में इन्होंने क्या करा था, हिंदू महासभा का प्रस्ताव इन्होंने पारित करा था। उसके रूप में इन्होंने जब ये पारित करा था तो याद रखिएगा। ठीक है, इनके द्वारा ये तमाम चीजें की गई थी। और अगर हम बेसिकली इस
चीज को अगर देखें, भारतीय राजनीति विचारक अगर कहें, विनायक दामोदर सावरकर की अगर कहें, हिंदू राष्ट्र की अगर बात करें, तो इनकी पूरा निष्कर्ष हमने क्या निकाला, तो निष्कर्ष क्या निकाला, अगर निष्कर्ष के देखें तो सावरकर के जीवन में ऐसे कई ऐसे पहलू थे जिन पर हमने अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हम लोगों को है। और हिंदू दर्शन की विचारधारा का होना, या कहें उनके जीवन का सिर्फ एक पहलू मात्र ये था, याद रखिएगा, इनका मेन उद्देश्य था कि हिंदुत्व की जो बात करते, अगर इन्हें कहा जाता है कि भैया ये दूरदर्शी व्यक्ति थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, समाज सुधारक थे, और साथ ही लेखक थे, कवि थे, इतिहासकार थे, राजनीतिक नेता के रूप में और दार्शनिक के रूप में भी इनको ससमय याद किया जाता है। और साथ ही भारतीय समाज के लिए ये विश्वास करते थे कि ये समाज में जो भेदभाव है, इस भेदभाव से कहीं ना कहीं समाज को मुक्त कर दिया जाए। तो इस तरीके से ये श्रृंखला आपके सामने रखी। तो यहाँ से अगर जो भी क्वेश्चन बनेंगे तो मुझे आई थिंक लगता है कि आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, ज्यादा पूछा नहीं जा सकता। जो जो चीजें मैंने बता दी है वो ही आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा पर्याप्त है। अगर आप लोगों को इससे संबंधित नोट्स चाहिए तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आप मैं लिख देता हूँ 7055510737। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं तो मैं आपको नोट्स उपलब्ध करा दूंगा। और साथ ही अगर आपको राजनीतिक विज्ञान से संबंधित किताबें चाहिए तो उस किताब जो मेरे द्वारा हस्तनिर्मित में लिखी गई हैं उन किताबों को भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।